नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर। एक बार फिर से दोस्तों सुबह के 10 बज गए और मैं आपके साथ उपस्थित हो गया। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व भूगोल को। और जब विश्व भूगोल को पढ़ना शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। और दोस्तों इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बहुत बेसिक से लेकर के बहुत एडवांस तक जानकारी इकट्ठा करेंगे। पर मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि सेशन को फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाएं और यही हम लोग डिस्कशन करते समय इकट्ठा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। और आज के इस सेशन में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू करते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पर उसके पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक अड्डा 24/7 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट ऐप को इंस्टॉल कर लो भैया। एक बात बताओ, पहले तो आप कहते थे कि सर एंड्रॉइड के लिए ही है, आईफोन के लिए नहीं है क्या? तो अब तो आईफोन के लिए भी आ गया, अब तो इंस्टॉल कर लो बाबा। एंड्रॉइड के लिए तो आपके पास है, ये है ऑप्शन, साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन है आईफोन के लिए भी। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक खास बात जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं वो है कि आप जीवन का कंटक कैसे हल करोगे। तो जब जीवन का कंटक हल करने की बात आती है तो जीवन का कंटक हल करने के लिए आपके पास है करंट अफेयर्स का कंटक हल करना है ना, करंट अफेयर्स हल करना है, जॉब के अलर्ट आपको पाते रहने हैं। अब करंट अफेयर्स के लिए सबसे बढ़िया है कि आप ऐप डाउनलोड करो और एक ईयरली डायरी खरीद लो। वो साल भर वाली जो डायरी होती है ना, उसमें यहां लिखना 17 जनवरी, यहां लिखना 18 जनवरी, और ये 17-18 जनवरी लिख करके फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही रख देना उसमें। क्लियर हुआ? अब ऐसा रख दोगे तो इसके बाद क्या होगा पता है आपको? 17 जनवरी और 18 जनवरी इन दोनों डेट पर आप अपना करंट अफेयर्स लिखते रहना। जैसे जैसे करंट अफेयर्स आप लिखते जाओगे ना, वैसे वैसे आपका करंट अफेयर्स पूरा का पूरा यहां पर इकट्ठा होता जाएगा। क्या हो गया? क्या नहीं, अभी तो चालू ही है। अच्छा, एंड कर देते हैं स्ट्रीम। नहीं सर, आपका बुक नहीं था, बुक है? अच्छा ठीक है दोस्तों, तो जीवन का जो कंटक है, इस जीवन के कंटक को हल करिए। 17 जनवरी 18 जनवरी ऐसे करंट अफेयर्स लिख लीजिए। और करंट अफेयर्स लिखने के बाद आपको मुख्य काम जो करना है वो मुख्य काम ये कि ये करंट अफेयर्स की जानकारी आपको अपने पास इकट्ठा रखनी है। और दोस्तों यहां पर आपको ये हर संडे को एक बार पुनरावृत्ति कर लेना है ना। हर संडे को एक बार रिवीजन कर लिया करो, तो हर संडे को रिवीजन करने से आपको जानकारी बढ़िया मिल जाएगी। एक बढ़िया खास स्टडी मटेरियल, वो तो मैंने बता ही दिया। अगर प्रैक्टिस करनी है तो डेली की क्विज मिल जाएंगी। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहो उतना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली की क्विज, खूब मेहनत करिए, खूब क्विज दीजिए, जितना हो सके उतनी पढ़ाई कीजिए। ये पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया यहाँ दीपक कह रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रही है। क्या बात कर रहे हो यार, आवाज तो पूरी पहुंच रही है, यहाँ से 100% आवाज जा रही है आपको, है ना? कैसे आदमी हो भैया, अपना वॉल्यूम तो बढ़ाओ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के इस सेशन में हमारा पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। अब बताइए इसमें से कौन सी पहाड़ी है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है? कौन सी पहाड़ी है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है? इसमें से नागरी हिल्स, पचमढ़ी हिल्स, कैमूर हिल्स या गिरनार हिल्स? इसके बारे में फटाफट उत्तर दीजिए। नागरी पहाड़ी, ठीक है, पचमढ़ी पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी या गिरनार पहाड़ी, इनमें से कौन सी पहाड़ी स्थित है आंध्र प्रदेश में? ये आपके लिए क्वेश्चन है, फटाफट, है ना? तो देखो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूं कि जब हम लोग पहाड़ियों की बात करते हैं ना, तो पचमढ़ी की बात करो। पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में। पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है और यह हिल स्टेशन कहां स्थित है? ये हिल स्टेशन स्थित है मध्य प्रदेश में। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं आप सभी लोगों को कि ये जो हिल स्टेशन है पचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसके बारे में एक खास बात जरूर याद रखिएगा। और वो खास बात ये है कि यहां पर एक महादेव पहाड़ी है, जिस पर महादेव पहाड़ी, और जिस पर एक जगह है जिसे कहते हैं हम लोग धूपगढ़। और ये धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची जगह है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ऊंची जगह कोई है या सबसे ऊंची चोटी, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। और धूपगढ़ कितने मीटर ऊंचा है? 1350 मीटर ऊंचा। अब इसके अलावा दोस्तों दूसरा पॉइंट मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, कैमूर की पहाड़ियां कहां हैं? एक बार फटाफट उत्तर दे दो
कैमूर की पहाड़ियां कहाँ दिखती हैं आपको? कैमूर की पहाड़ी बिहार में दिखती है कि कैमूर की पहाड़ी आपको मध्य प्रदेश में दिखती है कि विंध्याचल में दिखती है? जल्दी से बताओ। गिरनार तो जाता है ज्वालामुखी, है ना, ज्वालामुखी के वजह से बनी हुई पहाड़ियां हैं। और ये भी याद रखिएगा कि गिरनार पहाड़ी कहाँ है? गिरनार पहाड़ी गुजरात में है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर, मैंने कमेंट सेक्शन भी देखा, सब कह रहे हैं ए। बहुत अच्छे, ठीक है। नागरी हिल्स, चलो अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए ए के बारे में। ये देखिए, आप यहां पर थोड़ा ध्यान देना शुरू करो। कैमूर हिल्स आपको कहां देखने को मिलते हैं? कैमूर हिल्स आपको देखने को मिलते हैं विंध्याचल के आगे, और विंध्याचल के आगे ये आपको जो मध्य प्रदेश का अगला क्षेत्र यानी पूर्व के क्षेत्र से लेकर के बिहार के क्षेत्र में फैले हुए में आपको ये दिखेगा। वैसे कैमूर की पहाड़ी आपको मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में दिखती है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों यहां देखो नागरी हिल्स कहां है? तो नागरी हिल्स पालकोंडा, वेनुकोंडा और उसके नीचे जाउदी और शेवरॉय, ये सब तो तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं, जाउदी और शेवरा वगैरह। परंतु नल्लामल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी और शेषलम, ये सभी के सभी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो याद रखोगे आप। अगली चर्चा अगले प्रश्न के साथ। फटाफट बताओ, इनमें से कौन सा शहर है जो सरयू नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर दीजिए कि इनमें से कौन सा शहर है जो सरयू नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद, जयपुर, अयोध्या या हैदराबाद ना? चलो, गुड मॉर्निंग खुशी जी, गुड मॉर्निंग सृजन, गुड मॉर्निंग शीतल, क्षितिज, सृजन, गोपी और सभी लोग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत प्यारा सुप्रभात आप सभी को। उत्तर दीजिए इस प्रश्न का दोस्तों कि क्या होने वाला है सही उत्तर। इनमें से कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे स्थित है? कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद, जयपुर, अयोध्या या हैदराबाद? हाँ, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? याद रखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दोस्तों यहां पर अयोध्या। अयोध्या को पहले किस नाम से जाना जाता था? अयोध्या को पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, और अब वो फैजाबाद हो चुका है अयोध्या इटसेल्फ। अच्छा दोस्तों, अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता है, साबरमती नदी के किनारे, है ना, साबरमती। अच्छा, साबरमती की जब भी हम बात करते हैं तो साबरमती कहां से निकलती है? तो साबरमती निकलती है उदयपुर से, और जाती कहां तक है? तो ये भी याद रखिएगा, खंबात की खाड़ी तक। खंबात की खाड़ी तक ये साबरमती नदी जाती है। अच्छा, जयपुर की बात करें तो जयपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो जयपुर है बाण गंगा नदी के किनारे स्थित। अच्छा, इसके अलावा अयोध्या की बात करें तो अयोध्या फैजाबाद, अयोध्या है सरयू नदी के किनारे स्थित। और दोस्त इसके बाद हम बात करते हैं हैदराबाद की, और हैदराबाद जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह याद रखिएगा कि हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे, ठीक है ना, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है। और अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ करके, अच्छा, हैदराबाद को एक और पॉइंट याद रखिएगा, हैदराबाद को कहा जाता है मोतियों का शहर, सिटी ऑफ पर्ल्स। ये एक प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि एक बात बताइए, सिटी ऑफ पर्ल्स किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ पर्ल्स या मोतियों का शहर कहते हैं हैदराबाद को। और यहां पर अहमदाबाद की जब हम बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ किसे कहते हैं? कानपुर को। और मैनचेस्टर ऑफ साउथ किसे कहते हैं? कोयंबटूर को। ये बात याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, सनम जगरवाल कह रहे हैं कि केवीएस वाले पर्सन लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं केवीएस वाले पर्सन भी। और दोस्तों केवीएस के लिए हमारा एक सेशन भी होता है रोज दोपहर 2:30 बजे। तो रोज दोपहर 2:30 बजे आप जुड़ करके केवीएस की तैयारी भी कर सकते हो वहां पे, ठीक है ना, नॉन टीचिंग पोस्ट वाले। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके अगला प्रश्न हम लोग करें उसके पहले दोस्तों यहां पर आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे है, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती के किनारे, इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है वह गंगा नदी के किनारे है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस करना, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। अब चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि चक्रवात का एक केंद्र शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का क्या कहते हैं? हेड कहते हैं, आई कहते हैं, आर्म कहते हैं, हार्ट कहते हैं? ये बताइए। चक्रवात जो होता है एक साइक्लोन होता है, उस साइक्लोन का सेंटर एक बिल्कुल काम एरिया होता है। काम मतलब
एकदम शांत क्षेत्र, इसे बताइए क्या कहा जाता है भैया, बताओ फटाफट। हाँ मिल जाएगी खुशी, फटाफट बताइए इसको क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का हेड कहते हैं, आई कहते हैं, शाखा कहते हैं, दिल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है और इसे हमेशा याद रखिए तूफान का कहा जाएगा आई, EYE आई। देखो मैं आपको दिखाता हूं, इसको आई कहते हैं है ना, हार्ट नहीं कहते हैं। देखो दोस्तों होता क्या है कि चक्रवात एक तरीके का बवंडर टाइप का होता है, मतलब जैसे अगर मान लो कोई एक जगह है, उस जगह की हवा गर्म होने की वजह से ऊपर उठ गई, तो आसपास की हवा उसे भरने के लिए तो आएगी। आसपास की हवा जब आती है तो वो यूं घूम जाती है, और जब आसपास की हवा यूं घूमती है ना, तो वो घूमने की वजह से अंदर की तरफ कम दबाव का क्षेत्र, बाहर की तरफ अपेक्षाकृत ज्यादा दबाव का क्षेत्र, और फिर यूं यूं करके वो बवंडर आगे की तरफ भी बढ़ता है। ऐसा अगर समुद्र के आसपास होता है या समुद्र के ऊपर होता है तो उसको चक्रवात कहते हैं। Cyclone is a system of low pressure inside surrounded by relatively high pressure outside. Clear हुआ ना? Cyclone is a system of low pressure inside surrounded by relatively high pressure outside. तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब बात आती है कन्वेक्शन करंट, कूल डेंस एयर, ये सब तामझाम की। तो दोस्तों इन सब तामझाम को हम लोग अब आगे बढ़ाएं तो आगे देख सकते हैं कि अंदर का जो हिस्सा शांत क्षेत्र होता है, इस शांत क्षेत्र को हम कहते हैं EYE। ऐसा दिखता है चक्रवात जब समुद्र के ऊपर होता है। आप लोगों ने देखा है कभी? अरे पिक्चर में तो देखा होगा है ना? हाँ पिक्चर में देखा होगा, कभी देखे कि नहीं देखे? चलो बढ़िया, सेशन को थोड़ा शेयर करो यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा है ना। 100-200 लोग नहीं, कम से कम 1000 लोग चाहिए यहाँ पे, तब जाकर के मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आ रहा सेशन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके एक नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये बताइए शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज द प्लैनेट्स वीनस हैव? और कल भी हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताए थे। हमने क्या कहा था, सबसे ज्यादा किसके पास है? तो आप ही लोगों ने कहा था कि सर सबसे ज्यादा तो शनि के पास है ना। तो हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी शनि की, फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा फिर किसके पास है, तो आपने कहा कि सर जुपिटर के पास, यानी जो बृहस्पति है, बृहस्पति के पास फिर सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद हमने कहा किसके पास, तो आपने कहा सर अरुण। फिर उसके बाद जब हमने पूछा आपसे तो आपने ही कहा वरुण। फिर जब हमने कहा कि किसके पास सबसे ज्यादा है तो आपने कहा मंगल, है ना। फिर जब हमने पूछा तो आपने कहा कि सर पृथ्वी। फिर हमने उसके बाद आपसे कहा तो आपने कहा वीनस, है ना। फिर जब हमने कहा तो उसके बाद आपने कहा मरकरी। यानी वीनस का मतलब होता है शुक्र और मरकरी का मतलब होता है बुध। अब बताइए जल्दी से, कह रहे हैं बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, सृजन कुमार कह रहे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन यह भी याद रखना है कि कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले शनि के कितने हैं, तो इसके हैं 82, बृहस्पति के कितने हैं 79, अरुण के कितने हैं 27, वरुण के कितने हैं 14, मंगल के कितने हैं 2, पृथ्वी के कितना है 1, और ये शुक्र और बुध इन दोनों के कितने हैं 0। तो आपका डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा कि देखिए शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, और इसका सही उत्तर है कि शुक्र ग्रह के 0 प्राकृतिक उपग्रह हैं। मतलब एको प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, 0 है। याद रहेगा? चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसे याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो अपने पास ताकि आप याद रखो इसको। चलो बहुत अच्छे, स्क्रीनशॉट ले लिए हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां आप देख सकते हो ये है सूर्य, और सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर का है। यह भी याद रखिएगा, सूर्य का व्यास, और सूर्य का व्यास कितना है 13,92,000 किलोमीटर। और सूर्य के व्यास के बाद बाकी जो चीजें हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो आप देख भी सकते हो इनको कि यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ये सभी के सभी देख लिया ना। हाँ कह रहा है वरुण के बुक में 13 है। अरे भैया वो बुक मत पढ़ो जिस बुक में 13 लिखा हो, हमारी बात नहीं मान लो 14 है। अभी हाल ही के रिसर्च बता रहे हैं आपको। तो ये सोलर सिस्टम देख लिए। अब ये सोलर सिस्टम देखने के बाद चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ करके जानना शुरू करते हैं। अगले प्रश्न को हम जाने तो बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है? ठीक है, विष्णु जी नमस्कार,
जगमोहन सिंह जी धन्यवाद, वेलकम। शालिनी जी बिल्कुल कह रहे सॉरी फॉर लेट, अरे लेट तो हम भी हैं, उसके लिए भी सॉरी। जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा सही इसका, है ना, उत्तर क्या होगा, फटाफट इसका सही उत्तर दीजिए। हाँ, सीमा कह रही है कि सर सीजीएल की वैकेंसी कब तक आ रही है? बहुत जल्दी आएगी सीजीएल की वैकेंसी, टेंशन मत लो आप लोग। सीजीएल की वैकेंसी आएगी और हम ही आपको यहाँ पर सुबह सुबह बढ़िया जीएस पढ़ाएंगे। तो ये देखो दोस्तों, फटाफट बताओ इनमें से कौन सी ट्राइब नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, कौन सी जनजाति उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है? अब बताना है आपको। कलमिक्स पाए जाते हैं, इनुइट पाए जाते हैं, कजाक पाए जाते हैं, किर्गिज पाए जाते हैं। दोस्तों जब आप इनका नाम सुनना शुरू करते हो ना, तो नाम देखो आप इनके, इनुइट की बात करें, कजाक की बात करें, किर्गिज की बात करें या कलमिक की बात करें, इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इनुइट। इनुइट उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली। कजाक लोग कहां पाए जाते हैं? इनके नाम पर ना इनके मुल्कों के नाम है। जैसे कजाक लोग जहां पाए जाते हैं वो होता है कजाकिस्तान, उज्बेक लोग जहां पाए जाते हैं वो होता है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तुर्क लोग जहां पाए जाते हैं वो होता है तुर्की और तुर्कमेनिस्तान। अफगान लोग जहां पाए जाते हैं वो होता है अफगानिस्तान। और पाकिस्तान क्या है? हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या पाक लोग पाए जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी सबसे ज्यादा नापाक है। खैर मुद्दा वो नहीं हमारा, मुद्दा ये है कि भैया ये जो कजाक और किर्ग हैं ये मध्य एशियाई सारी की सारी जनजातियां हैं, ठीक है ना, मध्य एशियाई सारी की सारी जनजातियां हैं। बिल्कुल गोपी कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके दोस्तों यहां पर आप ये देख सकते हो कि ये नेनेट्स कहां पाई जाती हैं? साइबेरिया में। साइबेरिया में एक और जनजाति पाई जाती है, नाम है उसका एस्किमो। यहां याद रखना, एस्किमो, साइबेरिया, ऊपरी क्षेत्र में। चुकची कहां पाई जाती है? चुकची भी साइबेरिया में पाई जाती है। एस्किमो कहां पाई जाती है? वह भी साइबेरिया में पाई जाती है। द्रोकपा कहां पाई जाती है? भारत में। और भारत में बहुत सारी जनजातियां हैं, गोंड हैं, भील हैं, बैगा हैं और सेंटिनल हैं। दुनिया भर की जनजातियां भारत में हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हुली कहां पाई जाती है? पापुआ न्यू गिनी में। माओरी न्यूजीलैंड में, ठीक है ना। अबोर्जिनिस ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। सैन बुशमैन बोत्सवाना में, नामीबिया में, साउथ अफ्रीका में, अंगोला में। और दोस्तों कायपो कहां पाया जाता है? ब्राजील में। यानुमामी कहां पाया जाता है? वेनेजुएला में और ब्राजील में। और उसके बाद अंडमानीज कहां पाए जाते हैं? अंडमानीज जिनको हम कहते हैं वही हैं सेंटिनल लोग। तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और भारत के हैं ये अंडमानीज। तो द्रोकपा या अंडमानीज, या उसके अलावा मैंने जो विभिन्न जनजातियों के नाम लिए, जिसमें संथाल भी आते हैं, जिसमें कोल भी आते हैं, जिसमें भील भी आते हैं, गोंड आते हैं, बैगा आते हैं, ये सब जनजातियां भारत की पाई जाने वाली जनजातियां हैं। याद रखोगे दोस्तों? हाँ, बहुत अच्छे। अरविंद जी नमस्कार भैया। आशुदेव पूछ रहे हैं कि सर यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आ रही है? बस चल दी है वैकेंसी, वहां से जैसे हमारे पास पहुंचेगी हम सीधे लेके आपके सामने कैमरा में हाजिर हो जाएंगे कि भैया ये देखो यहाँ है, ठीक है अभी। और पुष्पेन जी नमस्कार। राहुल जी बहुत बढ़िया, कह रहे हैं कि सर मेरा एग्जाम है, हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाई, और क्या। मतलब सोचो कि एग्जाम हो किसी का तो वो क्या करेगा पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई ना करेगा, तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये। चलो बढ़िया। सुनीता जी नमस्कार। और चलिए शुरू करते हैं आज के अगले प्रश्न पर चर्चा। ये बताओ, स्वैम्पी बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडियन प्लेन इज नोन एज, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पेटी को किसके नाम से जानते हैं हम? तराई के नाम से, दोआब के नाम से, भांगर के नाम से, खादर के नाम से? फटाफट बताइए, ठीक है ना। ये भांगरा लिखा हुआ है, भांगरा नहीं है, ये भांगर है ना। भांगर, खादर, तराई या दोआब, क्या कहा जाता है उसे? फटाफट बताइए, उत्तर दो। सृजन कह रहे हैं गुरुजी आज एमटीएस का नोटिफिकेशन आने वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एमटीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आ जाएगा और आज आएगा। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, कह रहे हैं इंग्लिश के लिए सीएचएसएल वाला कोई बैच बताइए। इंग्लिश के लिए तो किसी भी बैच से कर लो यार। इंग्लिश सब्जेक्ट चाहिए या इंग्लिश भाषा में चाहिए आपको, ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, तराई। मैं आपको बताऊं, तराई जो है, तराई में पाए जाते हैं छोटे कंकड़, और ये छोटे कंकड़ थोड़ा दलदली हैं,
छोटे कंकड़ थोड़ा दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं, और ये दलदली क्षेत्र आपको मिलेगा जहां से नदियां निकल करके समुंदर, अच्छा नदियां क्या होती हैं, नदियां निकलती हैं पहाड़ों से, ठीक है, मिट गया क्या, ओहो, नदी क्या होती है, नदी निकलती है पहाड़ से, और पहाड़ से निकलने के बाद वो मैदान में घुसती है। जब नदी पहाड़ से निकल रही होती है उस समय पर नदी का प्रवाह बहुत तेज होता है, तो जब तेज प्रवाह से आती हुई नदी अपने साथ छोटे मोटे कंकड़ पत्थर को बहा कर लाती है, तो वो मैदान में शामिल होने के पहले वाले क्षेत्रों में बहुत अच्छे तरीके से डिपॉजिट कर देती है, तो वो थोड़े से ना दलदली क्षेत्र हो जाते हैं। कहने का मतलब कि यहां पहाड़ से नदी निकली और उसके बाद जब मैदानों में घुसी तो यहां पर ला करके सब कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर दिए। यही जो जगह है, यही जगह कहलाती है तराई। तो ये तराई याद रखिएगा, तराई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, तराई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अब आगे चलें, आगे चल करके, हाँ आगे चल करके एक और क्वेश्चन हम आपसे करें उसके पहले ये देखिए, ऊपरी गंगा का जो प्लेन है, ऊपरी गंगा के प्लेन वाले क्षेत्र में उत्तराखंड में आपको ये क्षेत्र देखने को मिलेगा। बताओ जल्दी से, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज द लीस्ट इन, हाँ टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। टीयर 1 का रिजल्ट मेरे ख्याल से इस हफ्ते के अंत तक आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ रोहित मर्चेंट कह रहे हैं कि जीडी का एग्जाम 9 फरवरी को है, पढ़ते पढ़ते थक सा गया हूं। अरे थक गए हो भैया, क्यों बाबू, अभी तो आसमान नापा नहीं है और अभी से थक गए, कहां मजा आएगा। नसरीन जी वेलकम टू द सेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो एक और चर्चा करें दोस्तों, हाँ एक और चर्चा करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। तो हमेशा याद रखिए क्लेई सॉइल का लीस्ट होगा, है ना। क्लेई जो होती है ना, क्ले का मतलब क्या होता है, क्ले का मतलब होता है मृत्तिका, और ये बहुत चिकनी मिट्टी होती है। मैं अभी इसके बारे में आपको बताता हूं कि अंतःस्रवण दर मृदा में सबसे कम क्यों होगी। तो दोस्तों ये देखिए, अलुवियल सैंड की बात करें हम लोग, तो ये आप देखो परकोलेशन रेट। अब परकोलेशन रेट आपको क्या क्वेश्चन किया था हमारा कि परकोलेशन रेट ऑफ द वाटर इज द लीस्ट इन, हाँ तो सैंड में ज्यादा होगा, ग्रेवल में ज्यादा होगा, लोमी में ज्यादा होगा, क्ले में सबसे कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो क्ले होता है उस क्ले में 3.0, जबकि अगर आप क्ले लोम की बात करेंगे तो उसमें 2.0, यानी कि जो क्ले वाली सॉइल होती है, जो मृत्तिका होती है, उस मृत्तिका में पानी का परकोलेशन सबसे कम होता है। अच्छा चलो ये बताओ, इसमें से कौन सा अवक्षेपण का एक रूप नहीं है। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको अभी, ठीक है। अविनाश जी नमस्कार, फटाफट उत्तर दीजिए कि इनमें से कौन सा, है ना, इनमें से कौन सा अवक्षेपण का एक रूप नहीं है, ठीक, इनमें से कौन सा अवक्षेपण का एक रूप नहीं है, इसका उत्तर देना है आप सभी को और बताना है कि क्या होगा सही उत्तर। हाँ देखो दोस्तों, यहां पर आप सही देखो, इनमें से कौन सा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब पता है क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है सबसे पहली बात संवहन, संवहन के बाद बादल का बनना, और बादल बनने के बाद बारिश। अब देखो, या तो वो रेनफॉल हो सकता है, या तो वो स्नोफॉल हो सकता है, या तो वो हेल हो सकता है। कहने का मतलब कि वर्षा हो सकता है, स्नोफॉल का मतलब होता है बर्फबारी, या ओले पड़ सकते हैं। परंतु ये जो कोहरा होता है, कोहरा नहीं है। कोहरा मैं बताऊं क्या होता है, कोहरा वह बादल है, बादल जो पृथ्वी की सतह पर आ गए हों, है ना, बादल जो पृथ्वी की सतह पर आ जाएं, बादल जो पृथ्वी की सतह पर आ जाएं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग फॉग। फॉग का मतलब होता है कोहरा, याद रखोगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहां पर ये याद रखिएगा। बाकी संवहन से बादल का बनना और फिर बारिश का होना, ऐसा वर्षा में भी होता है, ऐसा बर्फबारी में भी होता है, और ऐसा ओले पड़ने के समय पर भी होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। दोस्तों मैं आज के सेशन को यहीं पर एंड करना चाहूंगा।
आप लोगों को बाकी का जो डिस्कशन है वो कल करके बताऊंगा। मैं बस आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यदि बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तैयारी, तो तैयारी के लिए आपको बस ध्यान देना है कि आपको जाना है अड्डा 24/7, गूगल पर सर्च करके आप पहुंचे यहाँ पे पहली लिंक पर, ऑल कोर्सेज में जाइए और ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आप यहाँ एसएससी देखिए। एसएससी में यदि आप तैयारी कर रहे हो आने वाले सीजीएल की या सीएचएसएल की या जीडी की, तो दोस्तों एसएससी का महापैक आपका डबल वैलिडिटी के साथ यहाँ पर उपस्थित है। अब जैसे देखो यहाँ पे सीएचएसएल का महापैक है, सीजीएल का महापैक है। मान लीजिए कि सीजीएल के महापैक को आप लेने के लिए जाते हैं तो 12+12 महीने की वैलिडिटी आपको मिलती है। इसमें क्या क्या मिलेगा? 1000 घंटे की लाइव क्लास मिलेंगी आपको। 1000 घंटे की लाइव क्लास के साथ साथ आपको मिलेंगे 1644 टेस्ट सीरीज, 4600 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे आपको, और इसके अलावा दोस्तों 830 से ज्यादा किताबें मिल जाएंगी। ये जो सब आपको मिलते हैं 10,849 में, परंतु इतने के लिए आपको पूरा का पूरा देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ एक कोड लगाइए और कोड आपका होगा Y263। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे ना यहाँ पे Y263, Y263 लगा दो आप, और Y263 लगाने के साथ ही ये आपका हो जाएगा 77% ऑफ। तो फटाफट दोस्तों कौन सा कोड लगाना है आपको? Y263 याद रखिएगा, या Y637 याद रखिएगा। ये लगा दीजिए और काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आज यहीं तक सेशन को रखते हैं। अब मैं आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में आपको काफी कुछ डिस्कस करके बताऊंगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, नमस्कार।